चलो बेटा। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज हम पारगम्यता के बारे में बात करें। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने परासरण के बारे में बात की थी, परासरण को लेकर, और आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे बेटा पारगम्यता को लेकर। ठीक है। देखिए पारगम्यता क्या होती है। पारगम्यता का मतलब है कोशिका के अंदर या बाहर पदार्थों का बिना कोई रोक टोक के आदान प्रदान। कोशिका के अंदर या बाहर पदार्थों का बिना कोई रोक टोक के आदान प्रदान होना या आवागमन होना, बिना कोई बाधा के आवागमन होना पदार्थों का, अंदर हो चाहे बाहर हो, इसी चीज को बोला जाता है पारगम्यता। यानी कोई भी चीज एंटर कर रही है तो कोई रोक टोक नहीं बेटा, कोई भी चीज आउट हो रही है उससे तो कोई रोक टोक नहीं। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को कहा जाता है बेटा पारगम्यता। क्या कहा जाता है? पारगम्यता। ठीक है। जैसे कि अब पारगम्यता के अलग अलग रूप हैं, चाहे उन्हें आप प्रकार कह सकते हो या रूप कह सकते हो। जैसे कि पहला है पारगम्य झिल्ली, दूसरा है अपारगम्य, ठीक है बेटा, तीसरा है चयनात्मक पारगम्य, और अगला है बेटा अर्धपारगम्य। ये आपने नाम तो पहले सुन रखे होंगे, ये नाम तो आपने पहले सुन रखे होंगे, लेकिन आज इन सब का मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करके और खोल खोल के समझिए क्या मतलब। देखिए बेटा, पारगम्यता के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये मैंने बता ही दिया कि पदार्थों का कोशिका के अंदर और बाहर बिना किसी बाधा के आना जाना ही क्या कहलाता है? पारगम्यता कहलाता है। ये आप सब कर चुके होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम? पदार्थों का कोशिका के अंदर और बाहर बिना कोई बाधा के आना जाना, प्रवेश करना और बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पारगम्यता। अब इसके अलग अलग रूप हैं। जैसे इसमें सबसे पहले बात की है पारगम्य झिल्ली। तो बेटा पारगम्य झिल्ली कौन सी झिल्ली होगी? आप खुद बताइए, पारगम्य झिल्ली कौन सी झिल्ली हो सकती है? सर ऐसी झिल्ली जिससे पदार्थ आ भी सकें और जा भी सकें बिना कोई रोक टोक के, तो ऐसी झिल्ली कहलाती है कौन सी? पारगम्य झिल्ली। एग्जाम्पल क्या है? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। आपको ये सोचे कि ये तो सर भित्ति है, झिल्ली थोड़ी है, तो याद रखना बेटा कोशिका कोशिका भित्ति जो होती है वो पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है? पारगम्य झिल्ली की तरह। क्यों? क्योंकि इससे होकर कोई भी चीज आ सकती है और कोई भी चीज जा सकती है, इससे कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है। अब हम यदि बात करें बेटा अपारगम्य, किसकी बात करें? अपारगम्य झिल्ली की। तो अपारगम्य झिल्ली के बारे में ध्यान से सुनना कि कोशिका के अंदर ना तो कोई चीज बाहर जा सके और ना ही कोई चीज अंदर आ सके, उस चीज को क्या बोला जाता है? अपारगम्य झिल्ली। कि भाई ऐसी झिल्ली या ऐसी मेम्ब्रेन जिससे होकर ना तो कोई चीज बाहर जा सके और ना ही कोई चीज बेटा अंदर आ सके। आ गई बेटा बात समझ? ये कौन सी होती है? अपारगम्य। इसका एग्जांपल क्या होता है? कॉर्क। ठीक है, ये लिख लेना, क्या होता है इसका एग्जांपल? कॉर्क होता है। ठीक है। तो दो झिल्लियों की बारे में बता दिया। इन दोनों झिल्लियों को बेटा एक काम करिए, पहले इनकी डेफिनेशन बनाओ। सबसे पहले पारगम्यता की डेफिनेशन बनाओ कि पदार्थ का
कोशिका के अंदर और बाहर बिना किसी रुकावट के आना जाना ही क्या कहलाता है? पारगम्यता। पारगम्यता के निम्न रूप हो सकते हैं, चारों के नाम लिखो और फिर पहले को हेडिंग करो पारगम्य झिल्ली, और पारगम्य झिल्ली में लिखो कि जब कोई भी पदार्थ कोशिका के अंदर बाहर आसानी से आ जा सके तो ऐसी झिल्ली पारगम्य झिल्ली कहलाती है। उदाहरण लिख दो, कोशिका भित्ति। फिर उसके बाद आपको हेडिंग करनी है अपारगम्य, और अपारगम्य लिखना है कि जब कोशिका के अंदर और बाहर कोई भी पदार्थ नहीं आ जा सके तो ऐसी झिल्ली कहलाती है बेटा अपारगम्य झिल्ली। इसका एग्जाम्पल लिख देना कॉर्क। जल्दी करो, जल्दी नोट करो बेटा। बेटा बना ली बेटा परिभाषाएं? 3 परिभाषाएं बनाने को कहा है मैंने आपसे। नेक्स्ट हेडिंग करो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली लिखो बेटा। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली में जब कोशिका के अंदर इसमें लिखो बेटा चयनात्मक पारगम्य झिल्ली में जब कोशिका के अंदर विलायक के अणु तो आसानी से आ जा सकें, विलायक के अणु तो आसानी से आ जा सके और विलायक के अणुओं के साथ कुछ विलेय के अणु भी आ जा सकें, कुछ विलेय के अणु भी आ जा सकें। तो इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। तो इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण लिख दो। प्लाज्मा झिल्ली,
टोनोप्लास्ट झिल्ली, ये दोनों बेटा एग्जाम्पल लिख दो। ठीक है बेटा, अब हेडिंग कीजिए अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, देखो ध्यान से समझना है बेटा इसे। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐसी झिल्ली जो विलायक के अणुओं के लिए तो पारगम्य हो, विलायक के अणुओं के लिए तो क्या हो, पारगम्य हो, लेकिन विलेय के अणुओं के लिए कैसी हो बेटा, वो पूर्णतः अपारगम्य हो। पूर्णतः अपारगम्य किसके लिए, विलेय के लिए, और विलायक के लिए पारगम्य। लिख लो बेटा, इसकी परिभाषा बार बार पूछ ली जाती है, लिख लो। देखिए बेटा, आप चैप्टर नंबर 5 में विसरण पढ़ चुके हो, परासरण पढ़ चुके हो, और आज जो आप पढ़े हो वो पारगम्यता पढ़ चुके हो। तो चैप्टर नंबर 3 में बेटा 5 में आप 3 प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हो, और इसके बाद 2 प्रक्रियाएं कौन सी रहेंगी, एक तो रह गया बेटा जीव द्रव्य कुंचन,
अंतःशोषण। तो बेटा चैप्टर नंबर 5 में ये 5 चीजें हमें पढ़नी है। पहला विसरण, परासरण, पारगम्यता, जीवद्रव्य कुंचन और अंतःशोषण। हमने इसके बारे में देख लिया। सभी को आता है कि नहीं आता है? क्यों बेटा? विसरण क्या होता है? पदार्थ के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। उसके बाद था बेटा परासरण। परासरण में क्या था कि सर परासरण है तो एक प्रकार का विसरण ही, लेकिन इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली का होना किसमें आवश्यक है? परासरण में बेटा। उसके बाद जो आज आपने देखा पारगम्यता। अब ये पारगम्यता क्या होती है बेटा? कि सर पदार्थ के अणुओं का कोशिका के अंदर और बाहर जाना बिना किसी रुकावट के, वो क्या कहलाता है? पारगम्यता कहलाता है। लेकिन पारगम्यता के कई रूप हो सकते हैं। वो रूप क्या है? सर अपारगम्य झिल्ली होती है तो जिसमें कि ना तो कोई पदार्थ अंदर आ सकता ना ही बाहर जा सकता। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है बेटा? अपारगम्य झिल्ली। जैसे कि एग्जांपल क्या है? कॉर्क। ठीक है, ऐसे ही अर्धपारगम्य झिल्ली जिसमें विलायक के अणु तो जा सके लेकिन विलेय के अणु नहीं जा सके, तो उसे बेटा क्या कहा जाता है? अर्धपारगम्य झिल्ली। और एक होती है बेटा चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक पारगम्य में क्या होता है कि बेटा विलायक के अणु तो जाएंगे लेकिन कुछ उनके साथ साथ विलेय के अणु भी जाएंगे, जो चयन हुए वे ही जाएंगे। तो ऐसे ये पारगम्यता वाला टॉपिक था बेटा। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो क्या आ रहा है? जीव द्रव्य कुंचन। क्या आएगा बेटा? जीव द्रव्य कुंचन। अब इस जीव द्रव्य कुंचन वाले टॉपिक को आप लोगों को समझना, तो हेडिंग करोगे आप जीव द्रव्य कुंचन। देखिए बेटा जीव द्रव्य कुंचन का क्या मतलब है। देखिए बेटा ये हमारे कोई बीकर लिया है और इस बीकर में अति परासरणी विलयन भरा हुआ है।
कैसा विलयन भरा हुआ है बेटा? अति परासरणी विलयन। ठीक है बेटा, और इसमें एक कोई कोशिका हमने रख दी है। ओके स्टूडेंट्स, जब हम किसी कोशिका को, ध्यान से सुनना है, जब हम किसी कोशिका को अति परासरणी विलयन में रखते हैं, अति परासरणी विलयन का मतलब है एक तरफ से गाढ़ा विलयन जिसमें विलय ज्यादा हो विलायक कम हो, रखते हैं, तो हम क्या देखते हैं? कुछ समय पश्चात इस कोशिका से इसका जीव द्रव्य बाहर आने लगता है। इस कोशिका से इसका जीव द्रव्य क्या आने लगता है, यानी इससे जो जल है वो जल क्या आने लगता है? बाहर। और जो इसका जीव द्रव्य, संपूर्ण जीव द्रव्य सुकड़ करके एक साइड में इकट्ठा सा हो जाएगा, यानी कि इससे जल तो निकल गया बाहर और इसका जीव द्रव्य एक कोने में इकट्ठा हो गया, सिकुड़ करके सूखा सा हो गया। तो ये जो प्रक्रिया है यही कहलाती है जीव द्रव्य कुंचन, मतलब इसका जीव द्रव्य कुंचित हो गया है। कैसे विलयन में? अति परासरणी विलयन में। तो लिखिए बेटा, चलो पहले डायग्राम बना लो, पहले डायग्राम बना लो बेटा, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखाता हूं। चलो बेटा लिखो डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखनी है आपको। लिखो, जब किसी पादप कोशिका को, जब किसी पादप कोशिका को, जब किसी पादप कोशिका को अधिक समय तक, अधिक समय तक अधिक समय तक कोई अति परासरणी विलयन में रखा जाता है, कोई अति परासरणी विलयन में रखा जाता है, कोई अति परासरणी विलयन में रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में जल कोशिका से बाहर आने लगता है। तो ऐसी स्थिति में जल कोशिका से बाहर आने लगता है। और उसका जीव द्रव्य संकुचित होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, कुछ भी लिख लो, संकुचित होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, और अंततः
अंततः उसका जीव द्रव्य संकुचित होकर एक कोने में दिखाई देता है, और उसका जीव द्रव्य संकुचित होकर एक कोने में दिखाई देता है। और उसका जीव द्रव्य संकुचित होकर एक कोने में दिखाई देता है। कोशिका की यह स्थिति ही जीव द्रव्य कुंचन कहलाती है। कोशिका की यह स्थिति ही जीव द्रव्य कुंचन कहलाती है। कोशिका की यह स्थिति ही जीव द्रव्य कुंचन कहलाती है। और ऐसी कोशिका, आगे लिखो, और ऐसी कोशिका जीव द्रव्य कुंचित कोशिका कहलाती है। और ऐसी कोशिका जीव द्रव्य कुंचित कोशिका कहलाती है। और यह ऐसी कोशिका जीव द्रव्य कुंचित कोशिका कहलाती है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये कंडीशन क्या हो गई, जीव द्रव्य कुंचन। याद रखना है, ये परीक्षा में पूछ ली जाती है, तो आप इंपोर्टेंट लगा लेना। ठीक है बेटा। दोबारा देखिए, किसी कोशिका को हम क्या करते हैं, अति परासरणी विलयन में रखते हैं। अति परासरणी विलयन कौन सा होता है, जिसमें विलेय ज्यादा हो। ठीक है ना। अति परासरणी विलयन में रखते हैं, और अति परासरणी विलयन में रखने के पश्चात बेटा क्या होता है, जब लंबे समय तक कोशिका रखी रहेगी तो उस कोशिका से जल क्या निकलेगा, बाहर निकलने लग जाएगा। जल जब बाहर निकलेगा तो इसका संपूर्ण जीव द्रव्य कोने में इकट्ठा हो जाएगा संकुचित होकर के, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जीव द्रव्य कुंचन कहलाती है। आगे बेटा बात समझ में। चलिए अब इससे आगे देखते हैं। अब क्या होता है बेटा, समझिए, ये जो आपने पढ़ा ये था जीव द्रव्य कुंचन, और एक दूसरी घटना होती है इसी के अंदर, वो होती है देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा, जीव द्रव्य विकुंचन। वो क्या था, जीव द्रव्य कुंचन, और ये क्या है, विकुंचन। तो कुछ स्टूडेंट्स तो माइंड लगा रहे होंगे कि सर हमें ये इस चीज को समझ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ बेटा, सही कहा बिल्कुल गुड़िया ने, कि यह उस प्रक्रिया का बिल्कुल उल्टा है जो जीव द्रव्य कुंचन में जो होता है, उसका जस्ट उल्टा क्या होता है, जीव द्रव्य विकुंचन। नहीं समझे बेटा, वहां पर हमने अति परासरणी विलयन में रखा किसी कोशिका को, तो यहां पे क्या करें, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को आप रख दो अल्प परासरणी विलयन में। जस्ट उल्टा करना है बेटा। तो इसमें क्या होगा, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को आप अल्प परासरणी विलयन में रख दो, तो जिससे क्या होगा, उस कोशिका का जो जीव द्रव्य सिकड़ा हुआ था
वो सिकुड़ा हुआ जीव द्रव्य वापस से उसमें क्या हो जाएगा, पुनः फैल जाएगा। और यही प्रक्रिया क्या होती है बेटा, जीव द्रव्य विकुंचन कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को आप लोग देखना बेटा, इससे आगे की बात मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन आप कोशिश करना जीव द्रव्य विकुंचन की एक नोट्स तैयार करने की, और कल मैं इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जीव द्रव्य विकुंचन क्या होता है। ठीक है बेटा, तो अब इससे आगे की बात अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कल।